Good morning friend, my name is Manish Kumar and welcome to my YouTube channel सतीश मनीष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये चैप्टर 5 का है। हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक का ऑब्जेक्टिव पहले ही अपने चैनल पर अपलोड करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे पहले जाकर देख ले, उसके बाद आप इसे देखें। इस चैप्टर में हम आपको चैप्टर 5 नागरी लिपि का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो सब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ लाए हैं। 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ये जो हमने क्वेश्चन आपको अभी दिया है वो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छा तरह से करा दिया जाएगा। इस चैनल पर सब्जेक्टिव की भी तैयारी करा दिया जाएगा। सो फ्रेंड, चलते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? आपका ऐसा ही 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो बेतमा दान पत्र ऑप्शन ए रहेगा 1020, बी है 1021, सी है 1022 और डी है 1023। तो बेतमा दान पत्र 1020 समय का इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हमने एक फर्स्ट प्रश्न देख लिया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन आपका ए 8वीं सदी, बी 9वीं सदी, सी 6ठी सदी या डी 4थी सदी। तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख आपके 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। हमने आपको पहले ही बोला कि फेयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपने जो हमने पहले वीडियो बनाया था उस सब का आपने नोट्स तैयार कर लिया होगा। जो जो सब्जेक्ट का हमने दिया, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे हिंदी हो, उम्मीद करते हैं कि आपने ज़रूर बनाया होगा। कोचिंग क्लास भी खुल गए हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो कोचिंग में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहानी पढ़ाया जाता है और आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाता है और ग्रामर पढ़ाया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको नहीं लिखाया जाता है। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ती है। तो आप क्लास जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। और हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लाए हैं कि आपके सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाए तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाए। क्योंकि हमने देखा है कि आपका यहाँ नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, आपका नंबर पर ध्यान दिया जाता है कि इस लड़के को बोर्ड में कितना नंबर आया है, इस लड़की को बोर्ड में कितने नंबर आया है। तो हम आपको नंबर के हिसाब से भी तैयारी कराएंगे, आपका नॉलेज के हिसाब से भी तैयारी कराएंगे। तो आपको ऑब्जेक्ट की बहुत अच्छा तरह से तैयारी हम करा देंगे, ये मेरी गारंटी है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए आपका मिलेगा पूर्वी भारत, बी दक्षिणी भारत, सी पश्चिमी भारत या डी उत्तरी भारत। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिणी भारत से मिला था। और आप एक बार बुक आपका जो है वो बुक को आप पूरा पढ़िएगा। आपका बीटीसी बुक में आपका दिया हुआ कहानी, आप कहानी को पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको देखेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव खुद आंसर मार लेंगे कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो आप ज़रूर बुक एक बार पढ़ें, चाहे वो हिंदी हो, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का हो, एक बार बुक ज़रूर पढ़ें। और हो सके तो एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी आपके पास उपलब्ध है तो एनसीईआरटी पढ़े। अगला आज का हमारा प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में की थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। फेयर आप बनाते रहें, आप अभी से ही फेयर बनाते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर लास्ट में आपको फेयर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। आप अभी से ही 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा मेहनत कीजिए तो आपको एग्ज़ाम पे ज़रूरी नहीं है कि आप रात भर बैठ कर पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अभी से ही मेहनत करेंगे तो आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप फेयर तो ज़रूर बनाएं। आज का 5वां प्रश्न हमारा, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए आपका गुरुमुखी लिपि, बी ब्राह्मणी लिपि, सी खरोष्ट लिपि या डी देवनागरी लिपि। तो नेपाली भाषा आपको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
अगला है हमारा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न बोल रहा है आपका कि मूल्य मतलब गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की है। तो ये आपका ऑप्शन ए दिल्ली दिया है, बी वर्धा दिया है, सी पटना दिया है और डी इलाहाबाद दिया है। तो गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई वर्धा से किया था। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आपको कमेंट करना है कि वर्धा कहाँ है भारत में। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां, इस्लामी शासन का आरंभ काल है। ऑप्शन ए 15वीं सदी, बी है 12वीं सदी, डी 18वीं सदी या डी है 13वीं सदी। तो इस्लामी शासक का आरंभिक काल आपका 12वीं सदी है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है 2009, बी 1995, सी 1999 या डी 1998। तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कहाँ बने हैं। ऑप्शन है दूसरे सदी से पहले या दूसरे दशक से पहले। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देवनागरी लिपि के मुद्रण में टाइप दूसरे सदी से बने हैं। और एक और बात हम बताना चाहते हैं, अगर आपका हैंड राइटिंग हिंदी इंग्लिश में ख़राब है तो आप रोज़ एक एक पेज हिंदी इंग्लिश का राइटिंग लिखिए, इससे आपका हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगा। ये हैंड राइटिंग भी बहुत बोर्ड में मायने रखते हैं नंबर उठाने में, क्योंकि आपका कहीं पे भी गलती रहेगा, अगर आपका हैंड राइटिंग सही है, आपने कटम कुटम नहीं किया तो बोर्ड वाले आपका काटेंगे नहीं, नंबर दे देंगे। तो हैंड राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। हैंड राइटिंग आपका नहीं बैठ रहा है तो अभी से ही आप प्रयास कीजिए, एक एक पेज लिखिए। 10वां प्रश्न है हमारा कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ललित शैली, बी है नगर शैली, सी है अभिनगर शैली या डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर भारत की विशेष अधिपत्य शैली को नगर शैली कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 11 है हमारा, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए आपका दिया 1935, बी दिया 1936, सी दिया है 1937 और डी दिया हुआ है 1938। तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 इसमें दिया था। और आप एक लेखक का जो आपका बुक लेसन पढ़ते हैं कहानी, उससे पहले आपका लेखक का जीवनी दिया हुआ रहता है, उसके माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ जन्म हुआ, क्या क्या किए हैं, क्या उनका बेस्ट उपन्यास है, रचना है, वो भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लेखक से भी बहुत 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। तो आप ज़रूर कीजिएगा। आप एक पेज पे लिख लीजिएगा कि आपका नागरी लिपि के लेखक कौन है या फर्स्ट विश्व के दांत के लेखक कौन है। आप एक पेज में बना के अपने सामने दीवार पर चिपका दीजिएगा, आपको ऐसे याद रखेगा। अगला आपका प्रश्न आपका बोल रहा है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ। देखिए आपका प्रश्न आ गया, वहाँ कब हुआ या कहाँ है। तो ऑप्शन ए आपका केरल, बी महाराष्ट्र, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। तो गुणाकर मूल्य का जन्म आपका महाराष्ट्र में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 कि उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों को विस्तृत जानकारी दी है। ऑप्शन ए संस्कृति, बी है हिंदी, सी है अक्षर कथा या डी है पुरालिस्ती लिपि। तो इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपि का अपना विस्तृत दिया है। तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत में इन्होंने दिया, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 14 प्रश्न आपका कह रहा है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है। तो गुप्तों की राजधानी को आपको देवनगर कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हमने आपको 14 प्रश्न बता दिया है, आप नोट्स जरूर बनाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा आपका 15 स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। ऑप्शन ए है पुत्री है, बी है बहन है, सी है बहू है या डी भगनी है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 16 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 16 प्रश्न आपका कहता है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलायम ताम्रपत्र मिले हैं। ऑप्शन है राजा भोज, बी है राजा वनगुण, सी है श्री गंगाराज या डी महेंद्रपाल। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राजा वनगुण, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला आपका प्रश्न बोल रहा है 7वां कि बेतमा कहाँ है। तो बेतमा कहाँ है, ऑप्शन ए दिया पटना के पास, बी है पुणे के पास, सी है इंदौर के पास, या डी इलाहाबाद के पास। तो बेतमा आपका इंदौर के पास है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मिहर भोज को ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है। तो ये आपका ऑप्शन ए दिया प्राकृतिक भाषा, बी है संस्कृति भाषा, सी है हिंदी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संस्कृत भाषा में है। ये हमारा 19वां प्रश्न है अमोध वर्ष कौन था। तो अमोध वर्ष आपका प्रख्यात राजपूत राजा था, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला आपको बताना है कमेंट में कि गुनाकर मूल्य के माता और पिता का नाम क्या है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा अगर आपको नाम पता हो तो। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि बीसवा की हिंदी के आदि कवि कौन है। ऑप्शन है तुलसी, बी सरपाद, सी है निराला, या डी है वाल्मीकि। तो हिंदी के आदि कवि सरपाद को कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किस देवनागरी की संज्ञा दी जाती है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए प्रयाग, बी काशी, सी मथुरा, और डी उज्जैन। तो काशी को आपको देवनागरी की लिपि दी जाती है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संज्ञा दी जाती है। 22वां प्रश्न आपका कर रहा है कि सिद्धम क्या है। तो सिद्धम ऑप्शन ए मंत्र है, बी साधु है, सी है सिद्ध योगी है, या डी एक प्रकार की लिपि है। तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 23वां प्रश्न बोल रहा है आपका श्रवण बेला गोला स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए नहीं, श्रवण बेला गोला स्थान का संबंध है। ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सिख धर्म, या डी वैष्णव धर्म। तो ये आपका जैन धर्म से संबंध है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 24वां प्रश्न आपका कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो मराठी भाषा की लिपि आपकी देवनागरी लिपि है, इसकी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हमने आपको 24 क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए हैं। ये हमारा 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये आपके भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 26वां प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनके प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए है गुनाकर मूले, बी है नलिनी विलोचन शर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रानंद पंत। तो यह आपका हो जाएगा गुनाकर मूले का। विश्व के दांत के लेखक आपका नलिनी विलोचन शर्मा हो गए हैं, हमने बता दिया था आपके फर्स्ट वीडियो में, तो आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है आपका गुनाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं। ऑप्शन है 1500 से अधिक, 3500 से अधिक, 2500 से अधिक, या 4500 से अधिक। तो गुनाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 28वां प्रश्न आपका कह रहा है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि आपकी सिद्धम कहलाती थी, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपका कह रहा है कि नागरी लिपि कब एक स्वदेशिक लिपि थी। तो ये आपका ये 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में थी, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। 30वां प्रश्न आपका कर रहा है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्के पर वीर केलस्य शब्द लिपि में लिखी गई थी, ये कहाँ लिखी गई थी। तो ये आपकी नागरी लिपि में लिखी गई थी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। तो हमने यहाँ आपको 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का पूरा बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगने से यह है कि क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में हम यहीं से आएगा। हम चैप्टर बाय चैप्टर अभी इसलिए आपको दे रहे हैं कि अगर आपको चैप्टर बाय चैप्टर का पूरा निचोड़ पता रहेगा तो आप मॉडल सेट से आएगा या कहीं से भी आएगा मिक्स में, तो आप बता देंगे। तो हम अभी आपको चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहे हैं, उसके बाद हम आपको मॉडल सेट की तैयारी करवा देंगे, प्रीवियस ईयर के 10 साल की तैयारी करवा देंगे। क्वेश्चन आपका कहीं नहीं छूटेगा, बस आप वीडियो को देखिए, आप नोट्स बनाइए, हो सके तो रोज़ आप एक बार अपने जितना लिखा है वो सबको पलट के एक बार देख ले, रट्टा नहीं मारना है।
बस एक एक बार देख लें। एक एक बार देखने से आपको क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप किसी चीज़ को रोज़ देखते हो तो आपको ध्यान में बैठ जाता है, याद आ जाता है। कि अगर मान लीजिए कि आप कोई गली में जाते हैं तो एक बार जाइएगा तो आप भुला जाइएगा, अगर आप उसे 10 बार 20 बार 25 बार गए तो उस गली को आप भुलाएंगे नहीं। जस्ट ऐसे ही है, आप कॉपी को पलटते रहिए, पढ़ते रहिए। आप ऐसा नहीं कि फेयर बना के रख दिए, धूल उड़ रहा है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। आप फेयर बना के रखिए, पढ़िए, रोज़ पढ़िए। आपने जितना लिखा है आज वो कल ज़रूर पढ़िएगा, और पहले भी लिखा है वो भी पढ़िएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, हमने आपको थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बातें बता दी, और वीडियो हम आपको बताने की पूरा कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगला वीडियो आपका बहुत जल्द आएगा, कोशिश करेंगे।